अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू 7 मिनट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब नुमा शक्ल पर मुश्तमिल होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं। ट्रैक्ट का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये डायामीटर में तो छोटा होता है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसकी लंबाई 22 से 23 फीट तक होती है। अगर मीटर्स में इसे देखा जाए तो 5.5 से 6 मीटर लंबी होती है। इसकी लोकेशन अम्बिलिकल रीजन में जस्ट इंटरमीडिएट टू द लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये पेरिटोनियल कैविटी में इनक्लोज्ड होती है। हमारे फूड का डाइजेस्ट होने वाला सबसे ज्यादा हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि स्टमक का डाइजेशन में बहुत अहम किरदार है, लेकिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन और एंड डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। हमारे स्टमक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर हिस्सा डाइजेस्ट हो जाता है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन फैटी एसिड्स और लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाते। इनकी डाइजेशन की जगह स्मॉल इंटेस्टाइन है जहां पर पैंक्रियाटिक एंड बाइल सेक्रीशंस मिलके एंटीरोकाइनेज एंजाइम के साथ कोलेस्ट्रॉल की इमल्सिफिकेशन और लिपिड्स के ब्रेकडाउन के लिए काम आती है। हमारे स्टमक में चर्निंग के प्रोसेस के बाद फूड काइम में कन्वर्ट हो जाता है जो सेवरल एंजाइम्स और HCl के साथ होता है और इसकी एसिडिटी 2 से 3 होती है। लेकिन जैसे ही स्टमक से ये निकल कर ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होता है तो इसमें पैंक्रियाटिक और बाइल सेक्रेशन शामिल होने की वजह से इसे हम काइल का नाम देते हैं और ये स्लाइटली बेसिक हो जाता है। अगर ये बेसिक ना हो तो ये म्यूकस लाइंस को डैमेज करते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर्स कॉज कर सकता है। अब हम पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमिकली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास ड्यूडेनम आ जाता है जो इसका सबसे छोटा पार्ट है। ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये जस्ट आफ्टर द पाइलोरिक रीजन प्रेजेंट होता है और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए स्टमक के साथ जुड़ता है। इसमें मल्टीपल किस्म की सेक्रेशंस लिवर और पेनक्रियाज से एक कॉमन डक्ट के जरिए आती है। इसके अलावा इसकी अपनी सेक्रेशंस में म्यूकस और सेक्रेटिंग जूस प्रोड्यूस होता है जो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट आ जाता है जिसे हम जेजुनम का नाम देते हैं। ये 2.5 to 2.6 मीटर इन लेंथ एडल्ट्स में होता है। यहाँ पर फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है लेकिन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ज्यादातर वाटर और मिनरल्स का पार्ट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद हमारे पास इलियम आ जाती है। इलियम की लेंथ हमारे पास 3.6 मीटर्स होती है। ये भी डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। आमतौर पर जेजुनम और इलियम में ये देखा गया है कि इनमें सेम एब्जॉर्प्शन और सेम डाइजेशन ऑफ फूड होती है। जेजुनम और इलियम तकरीबन सेम किस्म के एंजाइम्स इखराज करते हैं जो फूड के साथ मिलकर उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसे एब्जॉर्ब होने के काबिल बनाते हैं। क्योंकि फैटी एसिड्स, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसके लिए उसकी इमल्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कुछ हद तक हमारे प्रोटीन पार्टिकल्स भी गैस्ट्रिक जूस से बच निकलते हैं और स्टमक से ड्यूडेनम के जरिए इलियम और जेजुनम में दाखिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स उन पर एक्ट करते हैं जो उन्हें एब्जॉर्ब करने के काबिल बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास अमाइनोपेप्टिडेज एंजाइम आ जाता है जो पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करता है। यानी प्रोटीन्स जो पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए थे उन पर एक्ट करने के बाद ये डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास एंजाइम में एरिप्सिन आ जाता है जो डाइपेप्टाइड्स पर एक्ट करता है और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। यानी प्रोटीन गैस्ट्रिक जूस के जरिए हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स में एप्सिन के एक्शन के बाद कन्वर्ट हुआ। उसके बाद अमाइनो पेप्टिडेज एंजाइम एक्ट किया और डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एरिप्सिन के एक्शन के बाद अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया और अमाइनो एसिड्स आमतौर पर इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लिपिड्स के डाइजेशन में लाइपेज एंजाइम आ जाता है जो फैट्स के ऊपर एक्ट करके उन्हें फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद माल्टेज की बात कर लेते हैं तो ये माल्टोज पर एक्ट करता है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। याद रहे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक माल्टोज बनता है। इसका मतलब माल्टेज के एक्ट के साथ हमें ग्लूकोज हासिल होगा और लैक्टेज एंजाइम जब लैक्टोज पर
एक्ट करता है तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज हमारे पास जनरेट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से एंजाइम्स और म्यूकस स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट होता है, जिसकी बात हम गाहे बगाहे करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को खोल कर देखें तो यहाँ पर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम विलाई का नाम देते हैं। विलाई दरअसल एक्सटेंसिव सर्विस एरिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम माइक्रोविलाई का नाम देते हैं। ये सरफेस एरिया फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए मददगार साबित होता है। अगर हम इसके लेयर्स की बात करें, 4 मेजर लेयर्स पर कंसिस्ट होती है। सबसे पहले हमारे पास सिरोसा आ जाती है, जो थिन एपिथेलियम और मेसोथेलियम सेल से मिलकर बनती है। यह आमतौर पर सिंगल सेल थिक होती है और अगर इसे उतारा जाए तो हम आसानी से इसके आर पार देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मस्कुलरिस प्रोप्रिया आ जाती है, जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। उसके बाद आ जाती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है, जिसमें ब्लड सप्लाई और लिम्फ के वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा नर्व एंडिंग्स भी इसी में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास म्यूकोसा सेल्स आ जाते हैं, जो म्यूकस को सेक्रेट करते हैं और सेवरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें लिम्फ की सप्लाई है, जो हमारी बॉडी में डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स लिपोप्रोटीन्स की शक्ल में एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जो हमारे पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस माइक्रोविलाई हैं, वो प्रेजेंट होती हैं एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम गोबलेट सेल्स का नाम देते हैं। गोबलेट सेल्स म्यूकस सेक्रेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास पेनिथ सेल्स आ जाते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। उसके बाद आर्जेंटाफिन सेल्स आ जाते हैं, जो सेरोटोनिन के सेक्रेशन में काम देते हैं और पेरिस्टालसिस मूवमेंट में एक अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद हम जनरल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जो एसिडिक काइल है, अगर इसमें पैनक्रियाटिक और बाइल सेक्रीशंस ना मिले तो ये इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में ये जख्म बनाकर पेरिटोनियल कैविटी में लीकेज का कॉज बन सकता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में हम काफी हद तक पहले जानते हैं। वेव की शक्ल में फूड ट्रेवल करता है, जिसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट का नाम देते हैं। काइल में एक्चुअली एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।